जय हिंद दोस्तों, मैं राजवीर पांडे धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अनवरत जारी रखे होंगे। देखिए, आज हम संविधान की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और संविधान की सीरीज में देखिए, संविधान सबसे पहले आवश्यक बहुत होता है हमारे लिए। आवश्यक इसलिए होता है कि मान लीजिए आप प्रतियोगी हैं, परीक्षा देनी है, तो भाई सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप प्रतियोगी नहीं भी हैं और केवल आम नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो कम से कम आपको संविधान इसलिए पढ़ लेना चाहिए कि जो तंत्र आपके ऊपर विद्यमान है या जो शासन आपके ऊपर विद्यमान है उसकी संपूर्ण जानकारी आपके पास हो, तो आप जान पाओगे कि हमारे अधिकार क्या हैं इस देश में और हमारे इस देश के प्रति कर्तव्य क्या है। तो इसी सीरीज में हम संविधान की सीरीज शुरू करेंगे और संविधान की सीरीज में हम एक ऐसे टॉपिक को आज देखेंगे जहां से बहुत प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों में टेक्निकलिटीज बहुत होती हैं। इसीलिए हम आज न्यायपालिका शुरू करेंगे और न्यायपालिका का संपूर्ण विकास यानी कहां से उसका उदय हुआ और कहां वर्तमान में न्यायपालिका हमारी है, हम वहां तक लेकर चलेंगे। और इस क्रम में हम सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करते हुए और न्यायपालिका के पूरे सेशन को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम न्यायपालिका को। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं प्राचीन समय की। प्राचीन समय में क्या होता था, या प्राचीन समय या कह लें या हम मध्यकाल कह लें, मध्यकाल में क्या होता था, जब हमारे यहाँ सामंतशाही शासन था, यानी जब हमारे यहाँ किंग का शासन हुआ करता था, राजा का शासन हुआ करता था, उस दौरान राजा ऐसा व्यक्ति होता था जिसके अंदर शासन के तीनों अंग या सरकार के तीनों अंग विद्यमान होते थे, जिनको हम कहते हैं क्या, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी जब शासन होता था राजाओं का, सामंतशाही राजशाही शासन होता था, तब कानून भी राजा बनाता था। कानून बनाने की शक्ति किसके पास, राजा के पास। उस कानून पर कार्य कौन करवाता था, राजा करवाता था। तथा अगर किसी व्यक्ति ने उस कानून के अनुरूप कार्य नहीं किया तो उसको सजा और न्याय कौन देता था, राजा देता था। यानी तीनों अंग जो हैं वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर निहित थे। और कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास शक्ति होगी तो भ्रष्ट हो जाएगा, और अगर पूर्ण शक्ति होगी तो पूर्णतया भ्रष्ट हो जाएगा। यही प्रक्रिया हमारे यहाँ थी। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि राजा जिसको मन करता था उसको मार देता था, जिसको मन करता था उसको उठवा लेता था, जो मन करता था वो करता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में सभी लोकतांत्रिक देशों ने कोशिश करी है कि हम इन तीनों अंगों को अलग अलग कर दें, और तीनों अंगों को जब अलग अलग कर दिया जाएगा तो व्यक्ति उस शासन में ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभव करेगा। तो न्यायपालिका हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज हम इसी न्यायपालिका की विकास यात्रा को देख रहे हैं। तो हमने प्राचीन समय का देख लिया कि न्यायपालिका कैसी थी, लेकिन वर्तमान में न्यायपालिका का क्या स्वरूप है, इसे देखने से पहले हमको जाना पड़ेगा 1600। ये 1600 क्या है, 1600 में हमारे यहाँ ब्रिटिश प्रवेश करते हैं, और जब ब्रिटिश भारत आते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यापार करना और व्यापार के साथ साथ धर्म का प्रचार करना। वो दो विभिन्न उद्देश्यों से आए होते हैं, लेकिन जब वहां भारत पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हम चाहें तो इसको शासन में ले सकते हैं। यानी मुगल शासन कह लें हम, औरंगजेब 1707 में जब उसकी डेथ हो जाती है तब से मुगल कमजोर हो जाते हैं। मुगल कमजोर हो जाते हैं तब कंपनी क्या करती है, भारतीय प्रशासन में वो धीरे धीरे प्रवेश अपना बढ़ाना शुरू करती है, और 1765 में इलाहाबाद की पहली संधि से उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी मिल जाती है। यानी अब कंपनी व्यापार को छोड़कर प्रशासन में घुस गई है, और प्रशासन में जब वो घुसती है 1764 का बक्सर का युद्ध भी कर लेती है। जब वो युद्ध वगैरह कर लेती है तो उसको लग जाता है कि हमको यहाँ पर शासन करना बहुत आसान है, क्योंकि भारत उस समय विभिन्न टुकड़ों में, विभिन्न छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। छोटे छोटे शासक थे, कोई एकता का भाव नहीं था, और यही होता है कि वो हमारे ऊपर शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। और शासन करना जब वो प्रारंभ करते हैं तो इस क्रम में, क्योंकि अगर कोई संस्था या कोई देश हमारे ऊपर शासन कर रहा है तो हमारी कुछ मांग उससे होगी, या कुछ मान लीजिए मामले हैं तो हम उसको लेकर जाएंगे ना, क्योंकि भाई राजा का शासन था तो हम राजा के पास जाते थे अपने मामलों को लेकर। लेकिन अब राजा का शासन नहीं है, अब एक कंपनी का शासन है, एक देश का शासन है, तो हम कंपनी के शासन में कंपनी से कुछ मांग करेंगे और कंपनी खुद भी कुछ नियम बनाएगी। और इसी क्रम में कंपनी लेकर आती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हम न्यायपालिका की विकास यात्रा देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण
अधिनियम है हमारे लिए वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। न्यायपालिका की विकास यात्रा में हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या होता है? 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करती है। कहां पर? कलकत्ता। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करती है। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो आपको उत्तर देना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। लेकिन जब पूछा जाए कब हुई, तब आपको उत्तर ये नहीं देके बल्कि आपको उत्तर देना है 1774 में, क्योंकि इस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित किया जाता है। एक प्रश्न यहां पर यह है कि कलकत्ता में ही सुप्रीम कोर्ट क्यों स्थापित किया जाता है? अन्य किसी जगह पर क्यों नहीं कर लिया जाता? बंगाल में क्यों नहीं कर लिया जाता? सॉरी, दिल्ली में क्यों नहीं कर लिया जाता? बिहार में क्यों नहीं कर लिया जाता? कलकत्ता में ही क्यों किया जाता है? तो आप ये जान के चलिए कि इस दौरान भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता ही थी, इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में। और 1774 में ये जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है किसको? यानी चीफ जस्टिस जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं आपके एलिजा इम्पे। कौन? एलिजा इम्पे। यानी 1774 में कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं एलिजा इम्पे। और एलिजा इम्पे के साथ साथ इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाए जाते हैं। कौन कौन? एक है महोदय चैम्बर्स, दूसरे हैं लेमेस्टर, और तीसरे हैं चैम्बर्स, लेमेस्टर, और तीसरे कौन है ये आप बताएंगे। आप कैसे बताएंगे? हमने आपको बताया कि 3 इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर, और तीसरे को आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि तीसरे न्यायाधीश रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन बनाए जाते हैं कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के। अब प्रश्न ये है कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट वास्तव में अपने नाम की सार्थकता को रखता है? क्या ये वास्तव वाला सुप्रीम कोर्ट है? जो हमारा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, क्या ये वैसा सुप्रीम कोर्ट है? नहीं, क्योंकि हमारे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हार जाएंगे तो आपको फिर ईश्वर का ही सहारा है, बाकी आप कहीं नहीं जा सकते। यानी भारत का जो वर्तमान न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसकी अपील कहीं और नहीं की जा सकती, इसलिए वो सर्वोच्च है। जबकि इस जो सुप्रीम कलकत्ता के 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट है, इसकी अपील की जा सकती है। कहां पर? इसकी अपील गवर्नर की काउंसिल में की जा सकती है। तो जब भैया गवर्नर की काउंसिल में इसकी अपील हो सकती है, तो ये काहे का सुप्रीम कोर्ट रह गया? इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो आप इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या रही विकास यात्रा आगे की। ठीक है, चलिए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को आप समझ चुके हैं। अब हम आगे आते हैं कि आगे हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। तो पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और दूसरा हमारा शुरू होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, यह भी हमारे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट को समझने के लिए उसकी विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है। 1935 में अब हमारी राजधानी दिल्ली बन चुकी है। कलकत्ता राजधानी थी उस समय। 1913 में पूर्णतः दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। ठीक है, पूरी तरह से स्थापित हो जाती है। वो 11-12 का कॉन्सेप्ट नहीं लेकर चलिएगा, पूरी तरह से मैं 13 की इसीलिए बात कर रहा हूं। 1935 में भारत शासन अधिनियम में दिल्ली हमारे यहाँ की राजधानी बनी हुई है 1913 से ही। अब होता क्या है कि दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। किस न्यायालय की?
एक संघीय न्यायालय की या एक फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है दिल्ली में। ठीक है, ये संघीय न्यायालय किस अधिनियम के तहत दिल्ली में स्थापित होता है? प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कहां पर? दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। लेकिन फिर अगर कब पूछेगा कि कब की जाती है, तो आपको उत्तर करना है 1937 में। किस अधिनियम के तहत? 1935 के। लेकिन कब? 1937 में। यह संघीय न्यायालय जो स्थापित किया जाता है, इसके जो चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं, इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं आपके मैरिस ग्वेर। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली में स्थित संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो आपको उत्तर देना है मैरिस ग्वेर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। तथा इनके साथ साथ 7 अन्य न्यायाधीश भी बनाए जाते हैं। तो टोटल कितने? टोटल आपके मैरिस ग्वेर को लेकर 8, यानी दिल्ली में स्थापित 1937 के फेडरल कोर्ट में टोटल 8 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से मैरिस ग्वेर इसके चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यह स्थापित हो गया संघीय न्यायालय। पर यहां पर भी एक प्रश्न आएगा कि क्या यह संघीय न्यायालय हमारा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है? तो यहां पर भी हम कहेंगे कि प्रश्न है कि क्या यह वर्तमान सुप्रीम कोर्ट जैसा था? तब हमें उत्तर देना है कि नहीं। फिर यहां पर प्रश्न आता है नहीं। अब ये नहीं क्यों है? क्यों ये नहीं है भाई? संघीय न्यायालय है, जजेस हैं, सारी चीजें हैं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जैसा क्यों नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट जैसा ये इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम का मतलब सर्वोच्च होता है, और ये भी सर्वोच्च नहीं है। आप यहां की अपील को लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में ले जा सकते हैं। तो इसकी अपील कहां जा सकती है? इसकी अपील हम कर सकते हैं लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में। तो जब हम प्रिवी काउंसिल में इसकी अपील कर सकते हैं, तो ये काहे का सुप्रीम कोर्ट रह गया भाई? खाली नाम का सुप्रीम कोर्ट थोड़ी होगा। अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अपील केवल भगवान के पास होती है। वहां से हार गए तो फिर ईश्वर ही सब कुछ है। लेकिन आप यहां से अगर हार जाते इस फेडरल कोर्ट से, तो आप लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में जा सकते थे। इसीलिए हमारा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम आते हैं आगे। चलिए, तो हमने देखा कि प्राचीन समय में, मध्यकाल में क्या था न्यायालय का स्वरूप? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या था? और वर्तमान में क्या है? अब हमें यह देखना है। ठीक है, चलिए। तो वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, यह कब अस्तित्व में आता है? देखिए, हमारा संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है, और हमारे यहां 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया जाता है। कहां पर? 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में उद्घाटन होता है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, यानी हमारे वर्तमान न्यायालय का। और जब इस न्यायालय की स्थापना होती है या उद्घाटन होता है इसका, तो इसके उद्घाटनकर्ता जो होते हैं वो होते हैं भारत के पहले महान्यायवादी या पहले अटॉर्नी जनरल। नाम है उन महोदय का MC सीतलवाड़। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। कहां पर? दिल्ली में। और किसने किया? MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ हैं कौन? ये भारत के पहले महान्यायवादी हैं। अब यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट हमारा बन गया, तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं आपके HJ कानिया।
हम इनका पूरा नाम अगर लिखें तो हीरालाल जे कानिया। प्रश्न यह भी पूछा गया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के या वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन हैं? हीरालाल जे कानिया। इसका उद्घाटन किसने किया? एमसीसी तलवार ने। कब किया? 28 जनवरी 1950 को। एमसीसी तलवार हैं क्या? ये भारत के पहले महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल हैं। क्लियर? अब आ जाइए, पर क्या यही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही अकेले नियुक्त होते इस दौरान? नहीं, इस दौरान एच.जे. कानिया के साथ हमारे यहाँ 7 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो जब हमारे सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ उस दौरान हमारे पास टोटल न्यायाधीशों की संख्या थी 8। यही हमारा वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है। तो ये रही आज के सेशन में आपके सुप्रीम कोर्ट की विकास यात्रा, और कल हम या आगे के सेशन में देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, कैसे उनको शपथ दिलवाई जाती है, कैसे उनको हटाया जाता है, उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है, उनकी नियुक्ति पर विवाद क्या है, ये न्यायिक नियुक्ति आयोग, कोलोजियम, इन सब चीजों को हम पार्ट वाइज इसी क्रम में देखते हुए चलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। अपने अध्ययन को नवरत जारी रखिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इच्छुक लोगों तक या उन अभ्यर्थियों तक जो इससे लाभ ले सकते हैं उन तक अवश्य पहुंचाइए। जय हिंद।